नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार में। तो यहाँ पे हम लोग जो है 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे PPLE से, यानी प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं इससे, तो उस क्वेश्चंस जो भी पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग जो है आंसर वन बाय वन देखेंगे। थोड़ी वीडियोस जो है लंबी होगी क्योंकि सारे सवालों का जवाब आपको जो है इस क्वेश्चंस में मिलने वाले हैं। अगर एक वीडियोस में बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो दो पार्ट में आपको मैं डिवाइड कर दूंगा, बट सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि पेटेंट क्या होता है, इसके बारे में डिफाइन करना है। देखो, क्वेश्चन चाहे 2 नंबर का हो या 7 नंबर का हो या 14 नंबर का हो, सबका आंसर जो है मैं एक जैसा दूंगा, लेकिन आपको उससे पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे, 7 नंबर का तैयारी रहेगा, 14 नंबर का तैयारी रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आप उसे छोटा पार्ट में कर सकते हैं। अगर बड़ी चीज़ें आपको आता है तो छोटे भाग में आप उसको बांट सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ छोटा ही हिस्सा आपके पास है तो बड़ा हिस्सा आप उसे नहीं बना सकते हैं। बड़ा हिस्सा को काट काट कर छोटा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पेटेंट क्या होता है? ये एक लीगल जो है डॉक्यूमेंटेशन होता है। क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं जो भी लोग किसी नए चीज़ को इन्वेंट करते हैं, खोज करते हैं, उसके एक्सक्लूसिव राइट को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है फ्रॉम अदर मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और इम्पोर्टिंग देयर इनोवेशंस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, है ना। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक कोई भी उसके, मान लिए कि हमारा जो है, मैंने खोज किया सपोज डैट मोबाइल का, ठीक है, या किसी ने मोबाइल का खोज किया, तो मोबाइल का किसी ने खोज किया तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, पेटेंट लिया जाता है, ताकि इस मोबाइल को कोई ना बेच सके, न इस मोबाइल को कोई बना सके, ना ही इस मोबाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। ठीक है, इसका पूरा अधिकार मेरे पास है क्योंकि मैंने इसे खोजा है, लेकिन एक सर्टेन पीरियड तक, कुछ पीरियड तक ही जो है ये पेटेंट आप अपने साथ रख सकते हैं। यूजुअली इस जो पेटेंट का जो डेट होता है वो 20 ईयर्स होते हैं। यानी अगर मैं 2010 में फ़ाइल करता हूँ, पेटेंट के लिए डॉक्यूमेंट बनाता हूँ 2010 में, तो मेरा 2030 तक ये वैलिड रहेगा। कब तक रहेगा वैलिड? 2030 तक ये हमारा वैलिड रहेगा। और उसके बाद अगर इसमें मैंने कुछ और अच्छा इन्वेंशन किया इस दौरान 20 सालों के अंदर, तो उसको फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? पेटेंट करवाना पड़ेगा, यानी एक लीगल डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा कि भाई मैंने इसे फिर से, इसमें नई चीज़ें खोजी है, आप मेरे नाम का एक डॉक्यूमेंट बना दीजिए ताकि कोई इसका मिसयूज़ ना कर सके। हमारा जो अधिकार है, क्योंकि मैंने इसे खोजा है, वो रहे। आप अपने पेटेंट को किसी के नाम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 20 साल तक आपके पास है, आपके नाम से है, तो आप किसी को नहीं दे सकते हैं। किसी को भी आप अपना पेटेंट दे सकते हैं, लेकिन एक लीगल प्रोसीजर होता है उसके अंतर्गत, उससे बाहर निकलकर आप नहीं कर सकते हैं। पेटेंट इज ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर इन एक्सचेंज फॉर द इन्वेंटर पब्लिकली डिस्क्लोजिंग देयर इन्वेंशन। ये जो पेटेंट है ये एक परमिशन देता है कि आप जो है, आपका जो भी इन्वेंशन आपने किया है उसे पब्लिकली किया जाए, है ना। आपने जो भी इन्वेंशन किया है उसे पब्लिकली किया जाए और उसका कोई मिसयूज ना करे। माने पब्लिक जाने कि ये चीज़ आपने खोजा है, लेकिन उसको ना कोई बना सके, ना कोई उसे बेच सके, है ना, ऐसा कोई न कर सके, तो वो आपका यहाँ पे कहलाता है। जैसे आप मूवी वगैरह ही देखते होंगे, तो मूवी वगैरह में जो है बोला जाता है कि आप पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें क्या दिया हुआ रहता है कि डिजिटल राइट्स, है ना। मान लो कि वाईआरएफ है, वाईआरएफ जो है ये
कोई फिल्म बनाया, सपोज डैट अभी नया मूवी क्या आया था, पठान आया था। तो ये जो पठान मूवी आया था, मान लो कि पठान मूवी का डिजिटल राइट जो है, डिजिटल राइट, सपोज डैट पठान मूवी का BIRF जो है डिजिटल राइट किसे बेच दिया, आपका हॉटस्टार को मान लो कि बेच दिया। ठीक है, तो हॉटस्टार को अगर बेच दिया तो इसका मतलब क्या कि जो डिजिटली जो मान ली कि ये जो पठान मूवी है, अगर कोई और अपने ऐप पे डालकर अगर कोई बेचता है या उससे पैसा कमाता है, तो उसके अगेंस्ट जो हॉटस्टार के मालिक होंगे या जो भी है ना, हॉटस्टार के द्वारा उससे जो है क्लेम किया जा सकता है कि भाई मैंने डिजिटल राइट ख़रीदा है, तो आप कैसे बेच सकते हो। तो वही आपका एक, ये तो यहाँ पे डिजिटल राइट की है जो कि कॉपीराइट से रिलेटेड आती है, बट यहाँ पे पेटेंट मतलब कोई इन्वेंशन कर रहा है उससे रिलेटेड आपका है। तो बस देखो, एक दूसरे से सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं। ओके, पेटेंट are designed to encourage innovations by providing inventors with protection and incentives. They need to invest time, money, effort into the developing new ideas and टेक्नोलॉजीज़, है ना। जो भी देखो, पेटेंट क्या करता है, पेटेंट करता है कि एक इनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है, इनकरेज करता है लोगों को कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसका कुछ इंसेंटिव भी दिया जाता है। मतलब अगर आपने कुछ अच्छी चीज़ें खोजी और वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा रहा, तो आपको कुछ इंसेंटिव भी दिया जाता है। इंसेंटिव का मतलब इनाम के तौर पे कुछ पैसा, कोई कुछ आप कह सकते हो कि तोहफा वगैरह जो है आपका यहाँ पे दिया जाता है कि आप अपना टाइम दिए, आप अपना पैसा लगाएं, आप नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी को खोज कर निकालें, इसलिए। और आपका अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, ये आपका अधिकार है, आप इसे संभाल कर रखिए। इस तरीके की चीज़ें। पेटेंट help to ensure that inventors can profit from their invention and prevent others from using their ideas without permission. ये आपको प्रॉफिट तो देता है क्योंकि इंसेंटिव मिलता है, आपने अपना टाइम दिया, मनी लगाया और नई चीज़ें खोजी, तो आपको इंसेंटिव तो प्रोवाइड होता ही, या तो गवर्नमेंट के थ्रू या जनरली गवर्नमेंट के थ्रू ही इंसेंटिव जो है प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपने जो है बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि आज जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो गवर्नमेंट के साथ होता है, कोई सोसाइटी के साथ नहीं होता। लेकिन कई बार जो है अलग अलग सोसाइटी के जो ग्रुप्स बनाए होते हैं वो भी जो है उस खोज को लेकर, कोई अगर आपने अच्छी खोज की तो उसको लेकर आपको जो है सम्मान देना, कुछ गिफ्ट्स देने, वो किया जाता है। लेकिन ये आपको प्रिवेंट भी करता है, रोकता भी है, किससे, कि आपका कोई आइडियाज़ यूज ना करे विदाउट योर परमिशन। जब तक आपसे कोई परमिशन ना ले ले रिटन फॉर्म में, तब तक आपके आइडियाज़ को कोई दोबारा यूज ना कर सके। तो हमेशा कोई अगर अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें अगर आपने इन्वेंट की हो तो हमेशा पेटेंट लेना चाहिए, ताकि आपकी कंटेंट, आपकी चीज़ें हमेशा साफ एंड सिक्योर रहे, कोई आपकी चोरी ना करें। In order to granted a patent, the invention must be new, useful and non-obvious. हमेशा जब भी पेटेंट आप ले रहे हों तो ये चीज़ ध्यान रहे कि वो नया होना चाहिए, सोसाइटी के लिए यूज़फुल होने चाहिए या गवर्नमेंट के लिए, और नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। ठीक है। It must also be described in sufficient detail to enable someone skilled in relevant field to reproduce the invention. आपको ने जो भी इन्वेंशन किया है ना, उसको सफिशिएंट डिटेल्स उसमें होना चाहिए। अगर किसी का स्किल्स उसमें आपने यूज़ किया है, मतलब किसी को देखकर आपने उसे
बनाया है, नई चीज़ें ही आपने बनाई है, लेकिन किसी से मोटिवेट होकर या किसी से इम्प्रेस होकर, है ना, तो रिप्रोड्यूस किया है, तो वो भी जो है उसके स्किल को भी जो है आपको क्या करना होगा, इंट्रोड्यूस करना होगा अपने खोज में, कि मैंने इस चीज़ को इंस्पायर हुआ है यहाँ से, है ना, यहाँ से मैंने इंस्पायर हुआ है, तो ये चीज़ें मैंने खोज निकाला है। द पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस can be complex and time consuming, typically require the assistance of a patent attorney और एजेंट। यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है पेटेंट का, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जो है अपना इंडिया में जनरली देखने को मिलता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इंडिया में ही नहीं, इवन आउट ऑफ इंडिया भी ये चीज़ें होती है। देखो, टाइम कंज्यूमिंग का कारण है कि भाई आपका जो भी आपने खोजा, ठीक है, आपने इंडिया में ना उसे खोजा है, आपने इंडिया में कोई चीज़ें खोजी, लेकिन उसके वो वर्ल्ड में पहले देखा जाता है कि क्या इस चीज़ से रिलेटेड कोई ऑलरेडी पेटेंट करवाए हुए है कि नहीं करवाए हुए हैं। अगर नहीं करवाए हुए तब तो आपके नाम से हो जाएगा, अगर कोई करवाया हुआ है तो फिर नहीं होगा। तो पूरे वर्ल्ड में सर्च किया जाता है कि कोई इस नाम से और कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बनाया है, या कोई इसके सिमिलर प्रोडक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर इसके सिमिलर प्रोडक्ट कोई बनाया है ना, और आप इसी से मिलता जुलता आपने बनाया है लेकिन थोड़ा अलग है, तो क्या आपने उसके बारे में अपने इन्वेंशन में जिक्र किया है? नहीं जिक्र किया है तो दिक्कत है, जिक्र किया है तो अच्छी बात है। तो सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए देन पेटेंट जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम प्रोसेस आपका जो है लेता है, ओके। बट फाइनली जो मिलने चाहिए, जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए, वो रिजल्ट जो है आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कॉपीराइट को जो है डिस्क्राइब करना है। कॉपीराइट क्या है? ये कॉपीराइट जो है एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो क्रिएटर्स है, जो ओरिजिनल वर्क को क्रिएट किया है ना, ऑफ ऑथरशिप विद एक्सक्लूसिव राइट टू देयर वर्क, है ना। कॉपीराइट क्या है? एक लीगल कॉन्सेप्ट है ना। इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए जाते हैं। कॉपीराइट में कोई एक स्पेशल बोला जाता है ना कि डॉक्यूमेंटेशन, जैसे पेटेंट में क्या हो रहा था, आपका एक स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन होता है, बट यहाँ पे स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते हैं। यहाँ पे एक अधिकार दे दिया गया है सरकार की तरफ से कि अगर आपने ओरिजिनल काम किया है और आपके पास बस प्रूफ है कि हाँ ये काम मैंने सबसे पहली बार किया है, तो आपको एक अधिकार दे दिया जाएगा कि आप इसके ऑनर हो गए। जैसे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक, हमारी ये वीडियोस मान लो कि कोई यूट्यूब पे देख लिया या कोई अनदर चैनल आए और हमारी उस वीडियोस को डाउनलोड करे और अपने चैनल पे अपलोड कर दे। क्या वो खुद से बनाया है? नहीं। इस वीडियोस को मैंने बनाया है, अपने वॉइस में बनाया है, कंटेंट अपने तरीके से मैंने अरेंज किया है ना। तो ये जो काम किया मैंने, ये मेरे ओरिजिनल है, मैं अपने ओरिजिनल वॉइस में कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी वीडियोस को डाउनलोड करके कोई और अपलोड कर देता है यूट्यूब पे, है ना, तो उस कंडीशन में वो कॉपीराइट आएगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल वर्क मैंने किया है, मैंने कंटेंट को अरेंज किया, उसके बाद अपना वॉइस प्रोड्यूस किया, अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। लेकिन जो कॉपी कर रहा है वो क्या किया? बस वीडियोस को डाउनलोड किया और अपने चैनल पे अपलोड किया। तो वो तो कुछ मेहनत किया नहीं, कुछ काम किया नहीं, बस कॉपी किया। तो कॉपी करने का जो चीज़ें हैं उसी के अधिकार को ये दर्शाता है कॉपीराइट। तो ये एक लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं। दीज राइट्स इंक्लूड राइट टू प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, डिस्प्यूट, परफॉर्म, डिस्प्ले, मेक डेरिवेटिव वर्क बेस्ड ऑन ओरिजिनल वर्क। अगर आप कोई भी चीज़ डिराइव कर रहे हैं, किसी के कॉपी किया हुआ है, मतलब कि कोई ओरिजिनल कंटेंट है, उससे आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब दोबारा जो मैंने बताया कॉपी करके वो, या फिर
कोई चीज़ें आपने बनाई या ओरिजिनल कंटेंट हमारा है, बट हमारा में से कोई कॉपी कर रहा है ना, मैंने डिराइव कर रहा है, मैंने कुछ कंटेंट ले रहा है, तो उसका एक परसेंटेज होता है ना, उसका एक परसेंटेज होता है कि इतना परसेंट से ज़्यादा अगर आपने कॉपी कर लिया तो आप पे कॉपीराइट दिया जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें इंक्लूडेड होती है आपकी कॉपीराइट में, है ना, कि कोई डिस्ट्रीब्यूट ना करे, कोई परफॉर्म ना करे और कोई दोबारा उसी चीज़ को डिस्प्ले ना करे। कॉपीराइट लॉ जो है ये डिज़ाइन टू इनकरेज द क्रिएशन एंड disseminations of creative work by providing creator with incentive to invest time, efforts, resources on their creations। जो कॉपीराइट है ये आपका क्रिएटर को, जो भी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसको इंकरेज करता है, उसको कहता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे काम इसी तरीके से करते रहो, आपके कंटेंट को, आपकी ओरिजिनलिटी को कोई चुरा नहीं सकता है, क्योंकि आपने टाइम दिया है, आपने अपना एफर्ट लगाया है, आप रिसोर्सेज आपके पास है, तो आपको कुछ पैसे भी दिए जाएंगे, है ना। ऑब्वियसली मैंने इस वीडियोस को क्रिएट किया, है ना, तो इससे हमें इंसेंटिव तो मिल ही रहा है ना। आप इस वीडियोस को देख रहे हो, वीडियोस को यूट्यूब पे देखने पे आपको क्या लगता है, ऐड आता है तो उससे मुझे अर्निंग होती है। अगर मान लो कि इस वीडियोस को ऐप पे देख रहा है, तो ऐप पे देखने में क्या है, आप कोर्सेज़ को परचेज़ किए, पहले आप मुझे कुछ अर्निंग प्रोवाइड किए, एक तरीके से इंसेंटिव प्रोवाइड किए, देन आप जो है उस वीडियोस को या इस वीडियोस को या और भी कई सारे वीडियोस हैं जिसे आप एक्सेस कर पा रहे हो। तो आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस वीडियोस को देख रहे हैं, अगर वो हमारा ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है तो डेफिनेटली आप हमें उसे इंसेंटिव के तौर पे आप हमें पैसा तो प्रोवाइड कर रहे हैं। डायरेक्टली आप हमें देखो, ऐप पे अगर आप देख रहे हो तो आप हमें डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हो, वही चीज़ें अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप डायरेक्टली तो आप हमें इंसेंटिव नहीं दे रहे हो, लेकिन आप जब देख रहे हो तो उससे हमें इंसेंटिव मिल रहा है, और वो कौन दे रहा है, यूट्यूब जो कंपनी है वो हमें प्रोवाइड करती है। ओके, क्यों? क्योंकि सारे रिसोर्सेज मैंने इकट्ठा किया है, मैंने अपना एफर्ट लगाया है, मैंने टाइम दिया है। जितने देर का ये वीडियोस होगा, 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे, जितने देर का वीडियोस मैं बनाऊंगा वो उसमें मैंने उतना टाइम दिया है, तो उतना जब टाइम दिया है तो डेफिनेटली उससे जो है हमें बेनिफिट मिलेंगे। कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज ऑटोमेटिक and begins as soon as original work of authorship is fixed in a tangible medium of expression such as book, film, computer program। इसमें जो है क्या होता है, ऑटोमेटिक कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है आपका आ जाता है अगर आपने ओरिजिनल वर्क किया है तो। However, registration with Government Copyright Office may required to enforce certain legal rights। देखो, आप कॉपीराइट जो है, इसका जो लीगल कॉन्सेप्ट्स है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो कि मैंने जो है इस चीज़ को ओरिजिनली मेरा जो है प्रोड्यूस किया हुआ है, तो आपको जो है एक लीगल राइट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। देखो, यूट्यूब के मामले में एक अलग केसेस है, लेकिन अगर कुछ और अनदर चीज़ें आपने डेवलप किया है तो उस कंडीशन में आप गवर्नमेंट के कॉपीराइट ऑफिस में जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड आपको मैंने चीज़ें जो है समझाई, लेकिन सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कॉपीराइट ले सकते हो। जैसे फिल्म हो गया, है ना, आपका बुक्स हो गए, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गया, कोई सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो उस चीज़ को लेकर। ओके, कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ क्रिएटिव वर्क्स इंक्लूडिंग लिटरेरी वर्क्स, म्यूजिकल कंपोजिशंस, फिल्म्स, फोटोग्राफ्स, सॉफ्टवेयर्स, इन सभी में भी जो है कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स करता है। फेयर यूज क्या होता है ना, फेयर यूज क्या होता है? तो फेयर यूज जो है ये एक लीगल
डॉक्ट्रिन होता है जो कुछ लिमिटेड चीज़ें अलाउ करता है ना। फेयर यूज़ क्या होता है, कोई कि कुछ लिमिटेड पार्ट जो है अलाउ किया जाता है। यूज़ ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल, अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हैं लेकिन लिमिट में अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आपको फेयर यूज़ आपको क्या करता है, अलाउ करता है। विदाउट रिक्वायरिंग परमिशन फ्रॉम कॉपीराइट ऑनर, है ना। कॉपीराइट ऑनर की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड यूज तक अगर आप एक्सेस यूज कर देंगे तब तो भाई आपका पूंगी बच जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं तो आपको फेयर यूज़ एक लीगल डॉक्ट्रिन के जैसा, मतलब एक डॉक्टर के जैसा आपको सलाह देते रहेगा। अच्छा आप ये काम के लिए कर रहे हैं, हाँ फ्री में आप यूज कर सकते हैं, आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें जो है आपको फेयर यूज़ जो है प्रोवाइड किया जाता है। क्रिटिसिज्म के लिए, कमेंट्री के लिए, न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए, टीचिंग के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, रिसर्च के लिए। अगर इन कामों के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं किसी कॉपीराइटेड चीज़ों का, तो आपको फेयर यूज़ के अंदर, यानी एक आर्टिकल आता है उस आर्टिकल के अंतर्गत आप फेयर यूज़ कर रहे हैं, तो इन क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई कॉपीराइट नहीं देगा। ये जो है गवर्नमेंट ही कहता है, ठीक है। क्योंकि टीचिंग में कोई अगर आपने रिसर्च किया है ना, कोई भी चीज़ें आपने रिसर्च की तो वो तो टीचिंग पर्पस से, पढ़ाने के पर्पस से आपका कंटेंट कॉपी कर रहा है ना, वो उसे कोई अनदर पर्पस तो नहीं यूज कर रहा, वो बस पढ़ाने के पर्पस से कर रहा है, तो वो लीगल है, उसे कोई भी यूज कर सकता है। ओके। इनफ्रिंगमेंट of copyright owners exclusive right can result in legal action including possibilities of damages, injunctive relief and criminal penalties। ये सभी जो है लीगल एक्शन जो है लिया जा सकता है। कॉपीराइट लॉ जो होता है ये आपका वैरी करता है अलग अलग कंट्री में, और इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंसल्ट a qualified legal professional for a specific advice regarding copyright protection and enforcement। किस तरीके से कॉपीराइट प्रोटेक्शन किया जाए और उसको और अच्छे से लागू किया जाए, उसके लिए एक लीगल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की भी जो है ज़रूरत पड़ती है, कंसल्ट करने वाला होना चाहिए। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग को जो है आपको क्या करना है, डिस्कस करना है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में बात किया जाए तो ये एक तरीके का प्रोसेस होता है वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ नेगोशिएट विद देयर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव टू एस्टैब्लिश द टर्म्स and condition of their employment such as wages, hour of work, benefits and other workplace policies। देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, सिंपली मान लो कि हमारा एक कंपनी है, या ये जो यूट्यूब चैनल है हमारा, या ये जो आप हमारी वीडियोस को ऐप पे अगर देख रहे हो तो यहाँ पे एक टीम बना हुआ है ना, 2 लोग 4 लोग 5 लोगों का टीम बना हुआ है। तो मान लो कि मैं क्या हूँ, मैं इसका ऑनर हो गया, मैं इसका क्या हो गया, ऑनर हो गया। तो मैं ऑनर हुआ और मैंने जो है 4 लोगों को रखा है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 और पर्सन 4। तो ये 4 लोगों को मैंने रखा। अब मैंने 4 लोगों को रखा, अब पर्सन ये कहेगा कि हम 2 घंटा काम करेंगे और मैंने सभी को बोल दिया कि मिनिमम आपको जो है 2 घंटे काम करने हैं और मैक्सिमम आपको जो है 8 घंटे काम करने हैं। तो इसको लेकर मान लो कि पर्सन 4 जो है ये बोला कि ये तो गलत है, कोई 2 घंटा काम कर रहा है उसको भी आप जो है 2000 रुपया दीजिएगा और हम 8 घंटा भी काम करेंगे तो 2000 रुपया दीजिएगा, ये तो भाई नाइंसाफ़ी है। मान लो कि एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ
सीरियस केस, बस एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो उस कंडीशन में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे अब बातचीत किया जाएगा, नेगोशिएट किए जाएंगे कि आखिर किस तरीके से इसमें और बेटर किया जा सके। तो एक नेगोशिएशन किया जाएगा और उसके बाद बोला जाएगा कि पर आवर के हिसाब से आप कुछ पैसा बढ़ाइए। आप कोई अगर 8 घंटा काम कर रहा है तो उसे आप 8,000 दीजिए, और जो 2 घंटा काम कर रहा है उसे 2,000 दीजिए। इस तरीके से कई सारी चीज़ों पे कई सारी बातें, अलग अलग चीज़ें जो है डिस्कस की जाएगी, और उस डिस्कशन के बाद फाइनली एक क्या किया जाएगा, एक डिसीज़न लिया जाएगा। ओके, फाइनली एक डिसीज़न लिया जाएगा, और जो भी डिसीज़न लिया जाएगा अगर एम्प्लॉय खुश है तो उसे फॉलो करेगा, नहीं खुश है तो कहेगा कि हम तो काम नहीं करेंगे, हम चलें अब दूसरे कंपनी में काम करने। ओके, तो यही आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाता है कि कितना पैसा लगेगा, कितना देर हम काम करेंगे, है ना, क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे लिया जाता है। मेन एम होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का कि जो भी म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है या एग्रीमेंट है बिटवीन एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसे बैलेंस किया जा सके। मेन जो उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, वो यही होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक बीच का समझौता हो ताकि दोनों को बेनिफिट हो सके। एम्प्लॉय को काम करने के लिए उसको पैसा मिले, जब वो काम कर रहा है तो कितने देर काम कर रहा है, उसको रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान है भाई, रोबोट नहीं है कि काम करते चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, थक नहीं रहा है। मशीन नहीं है, इंसान है, तो इंसान थकता है, उसे टाइम की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखना होगा, समझना होगा। तो यही आपका जो है मेन उद्देश्य होता है आपका यहाँ पे। कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस इज टाइपिकली कैरिड आउट बाय a union or other employee organization that represent the interest of employees, है ना। ये एक यूनियन के अंतर्गत या अलग एक एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे आपका जो है ये आपका चलता है, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें होता है। क्योंकि एम्प्लॉय तो बहुत सारे होते हैं ना काम करने वाले, लेकिन उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो एम्प्लॉय की बातों को, जो ऑनर है या जो ऑनर का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके पास जो है बातों को पहुंचाएगा। यूनियन और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन negotiates on behalf of employee to establish terms and condition of employment, and employer negotiation on behalf of company or organization to manage businesses needs or objectives. Negotiation often involves back and forth decisions, proposals and compromises until agreement is reached. जब तक एग्रीमेंट पूरा नहीं हो जाता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, चाहे एम्प्लॉय का हो चाहे वो एम्प्लॉयर का हो, दोनों अगर आसपास में अच्छे से समझौता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझौता नहीं करेंगे, तब तक नेगोशिएशन चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो बिजनेस में बेनिफिट्स के लिए आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा एम्प्लॉय से, क्योंकि काम तो वही करेगा ना। आप तो ऑनर हो, आप गाइड कर सकते हो, लेकिन आप सारी काम को एक साथ खुद नहीं कर सकते हो। ओके, कलेक्टिव बार्गेनिंग कैन प्रोवाइड मेनी बेनिफिट्स फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, दोनों के लिए जो है बेनिफिशियल होता है। फॉर एम्प्लॉयर इट कैन हेल्प इस्टेब्लिश मोर स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल लेबर कॉस्ट, इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशंस, सेटिस्फैक्शन, और जो लेबर डिस्प्यूट रिस्क है उसे कम किया जाता है। ये एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिट्स है ना। लेकिन वही अगर एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट्स की बात किया जाए तो जो एम्प्लॉय है उसका पैसा बढ़ता है, वेजेस बढ़ते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना, ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, वर्किंग कंडीशन मिलेगा, काम करने का एक टाइम फिक्स होंगे,
जॉब सिक्योरिटी जो है मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा अनफेयर ट्रीटमेंट से। तो ये सारे जो है प्रॉफिट्स होते हैं किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। हाउ एवर कलेक्टिव बार्गेनिंग कैन ऑल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस फॉर बोथ पार्टीज। फॉर एम्प्लॉयर के लिए अगर चैलेंजेस की बात किया जाए तो इट कैन लिमिट देयर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग देयर बिजनेस एंड रिस्पॉन्डिंग चेंजिंग मार्केट कंडीशन। कुछ चीज़ें लिमिटेशंस हैं, ऑब्वियसली भाई किसी की ज़्यादा अच्छा है तो कोई ज़्यादा बुरा भी हो सकता है, तो कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं, कुछ चैलेंजेस एम्प्लॉयर के पास या जो कंपनी के ऑनर्स हैं या कंपनी ऑनर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास आ जाते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजमेंट में कम हो जाता है, क्योंकि आप एम्प्लॉय की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर उस पर काम किए हैं। कई बार जब आप बार्गेनिंग करते हैं तो उस दौरान आपका जो है जो कंडीशंस होता है ना मार्केट का, या जो अभी फ़िलहाल आपका कंडीशंस है उस कंडीशन को जो है आपको फॉलो करता है, मतलब वो चेंज होता है, क्योंकि आप कंडीशन चेंजेस किए हैं, टर्म्स कंडीशन चेंज किए। मान लो कि पहले 8 घंटा काम करने वाला था, अब वही 8 घंटा काम में आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो लोग ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहेंगे कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा बना रहे। तो एक जो काम करने की जो कंडीशंस है वर्क प्लेस में वो थोड़ा चेंजेस होता है। फॉर एम्प्लॉयज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। प्लस जो भी इच्छाएं होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो एम्प्लॉय की इच्छा हो वो ऑनर के द्वारा एक्सेप्ट कर ही लिया जाए, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है अपनी बातों को मनवाने में। इन मेनी कंट्रीज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ, है ना, लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं। एंड एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू नेगोशिएट विद एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स इन गुड फेथ, मतलब अच्छे से उसको जो है मिलना पड़ता है, नहीं मिलेंगे तो आप पे जो है कार्रवाई जो है गवर्नमेंट के तरफ से क्या किया जाएगा और क्या। कलेक्टिव बार्गेनिंग कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे कलेक्टिव बार्गेनिंग अफेक्ट करते हैं, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, पब्लिक पॉलिसीज़, कल्चरल नॉर्म्स के ऊपर। ओवरऑल कलेक्टिव बार्गेनिंग एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है एक फेयर और इक्विटेबल वर्क प्लेस प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करने के लिए। इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में एक प्रॉपर शेप एक बनाने के लिए, एक रिलेशन बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट हमारा रोल निभाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ओके, आई होप कि आज का ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो इन क्वेश्चंस का मैंने बता दिया, इसके आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे बस वीडियोस को देख लेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आपको वो हमेशा माइंड में याद ही रहे। ओके, तो अगर फिर भी कोई डाउट्स रहेगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।